we have the topic of polymerization. So what is polymerization? Polymerization किसे कहते हैं? It is the process in which monomers are converted into polymers. Polymerization वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें मोनोमर्स कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर्स के अंदर. मोनोमर्स का पॉलीमर्स में तब्दील हो जाना ये कहलाता है पोलीमराइजेशन. मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये दो वर्ड से निकला, मोनो और मर. मोनो मतलब होता है सिंगल और मर के मतलब होते हैं पार्ट. मतलब मोनोमर्स आर एक्चुअली स्मॉल मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स. वो जब वो मिलते हैं और मिलने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं वो किसमें? पॉलीमर्स में. पॉली के मतलब होते हैं मैनी और मर के मतलब होते हैं पार्ट. तो पॉलीमर्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स. तो जब छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो जिसको हम कहते हैं पॉलीमर्स. और ये तरीका जिस तरह से वो मिलते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. और उसके लिए पूरी एक अलग केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, पॉलीमर वाली केमिस्ट्री. 9 में एक ब्रांच पूरी पड़ी थी पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के नाम से. तो जो पॉलीमर्स हैं बिल्कुल सेम इसी तरह के एग्जाम्पल है. लाइट से एक तस्बीह दाने के छोटे छोटे दाने हैं, जब वो मिलते हैं बहुत सारे तो वो पूरा तस्बीह दाना तैयार हो जाता है. बिल्कुल इस तरह से फूल है, छोटे छोटे फूल होते हैं. बहुत सारे फूल जब साथ में मिलते हैं तो फूलों के मिलने से एक हार तैयार हो जाता है. बिल्कुल सेम वैसे बहुत सारे मोनोमर्स के मिलने से एक पॉलीमर तैयार हो जाता है जो एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बहुत हाई होती है और वो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनता है. ठीक है, अब पॉलीमर्स कुछ नेचुरल होते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, और कुछ क्या होता है कि इंसान बनाता है पॉलीमर्स को. इसको हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स. नेचुरल पॉलीमर में जो फेमस पॉलीमर्स है जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं आपसे, उसको हम कहते हैं सेलुलोज. सेलुलोज ये घास फूस में होता है जिससे आपकी कागज़ बनती है, वो कागज़ जिस पर आप लिखते हो नोट्स. ठीक है, इस तरह स्टार्च या नशास्ता जो एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक पॉलीमर होता है जो कि नॉर्मली पोटैटो में और राइस में और इस तरह आटे में मौजूद होता है स्टार्च. इस तरह से ग्लाइकोजन जिसको एनिमल स्टार्च भी हम कहते हैं, ये आपके लीवर में होता है और ये ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है. और जब इंसान रोज़ा करता है, फास्टिंग कर रहा होता है, तो रोज़े की हालत में जब इंसान की एनर्जी डाउन हो जाती है तो ग्लाइकोजन इंसान की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ये ग्लाइकोजन भी एक असल में एक नेचुरल पॉलीमर जो इंसान की बॉडी में लीवर में, जिगर में, कलेजी में बनता है. ठीक है, इस तरह से प्रोटीन्स भी एक पॉलीमर्स हैं. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. तो वो चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे किस तरह से अमीनो एसिड्स के मिलाप से प्रोटीन बनता है. ये सारे नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. इस तरह से हमारे हेयर्स हैं, हमारे बाल हैं, वो है एक पॉलीमर्स हैं नेचुरल. इस तरह हमारे नेल्स, हमारे नाखून हैं, वो पॉलीमर्स हैं. इस तरह हमारी पूरी स्किन जो है, जो हमारी स्किन है पूरी प्रोटीनस एक पॉलीमर. तो बहुत सारी चीज़ें नेचुरली पॉलीमर्स है जो हमें दुनिया भर में इधर उधर मिल रहे होते हैं, जो बहुत सारे छोटे मोनोमर्स के मिलाप से बनते हैं. और कुछ हमारे पास होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो कि सिंथेसाइज होकर या इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं. जैसे कि प्लास्टिक, रबर और इस तरह रेयॉन मतलब होता है सिंथेटिक फाइबर. वो फाइबर जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, एक तो होता है कॉटन जो कि कपास से हासिल कर लेते हैं, और एक होता है आपके पास सिंथेटिक फाइबर. लाइक उसमें पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर के अलावा इसमें आपके पास लिनन हो जाता है, लिनन के अलावा नायलॉन हो जाता है, नायलॉन, लिनन, पॉलिस्टर, ये सब सुना होगा ना आपने. ये सारे के सारे आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं इन सारे पॉलीमर्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है, ये सारे रेयॉन्स कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं. तो ये सब के सब भी सिंथेसाइज किए जाते हैं. इसके अलावा भी होते हैं, अगर आप स्त्री देखोगे ना, स्त्री के जो होते हैं ऊपर गोल होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, बहुत सारे कपड़ों के नाम लिखे होते हैं कि वो घुमाना पड़ता है उसको. तो वो हर तरह के कपड़े जो है वो ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स ही होते हैं, रेयॉन्स होते हैं. तो ये तो मैंने आपको एमसीक्यूज के लिए बता दी. अब बनते कैसे? बनने के लिए ऐसे दो टाइप्स इसकी हैं, मतलब किस प्रोसेस से बनते केमिकली. तो एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है. एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? मोनोमर्स ऐड होकर एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं और इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से जो पॉलीमर बनता है उसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन. पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ब्रेक होने से जो बने. इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन. पॉलीथीन की एग्जाम्पल है कि पॉलीथीन जिस तरह से बनता है तो वो भी असल में एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है. पॉलीथीन के बारे में आप जानते हैं, ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिससे आपके शॉपिंग बैग्स वगैरह बनते हैं, है ना, जो सब्ज़ी वगैरह जिस थैली में आप लेकर आते हैं, पॉलीथीन बैग जिसको हम कहते हैं. वो कैसे बनते हैं? वो एक एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है. इसलिए तो पॉलीइथीन कहा जाता है उसको, पॉलीमर ऑफ इथीन है वो. इथीन इसका मोनोमर है, मतलब बहुत सारे इथीन, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं. इथीन के बारे में कल मैंने आपको बताया था. इथीन खुद क्या होता है? C2H4.
2 कार्बन होते हैं डबली बॉन्डेड होते हैं, C2H4, ठीक है, अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है ये। तो 2 और बहुत सारे अल्कीन्स लिए जाते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ा था कि पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स, कि पाई बॉन्ड, इसलिए पाई बॉन्ड जल्दी टूटता है सिग्मा बॉन्ड से। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि आखिरकार जो है वो बहुत सारे कार्बन एटम्स जो है वो साथ में जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, और बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ने से जो है वो आपका जो है वो क्या बन जाएगा, इस तरह से ये पूरा एक पॉलीमर बन जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन मतलब पॉलीमर ऑफ इथीन, ठीक है। तो ये पॉलीथीन, यही फॉर्मूला है आपके पास शॉपिंग बैग का, और इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे तो लिख सकते हैं, नीचे एन लगा देते हैं, एन मतलब पॉलीमर है ये, एन नंबर ऑफ मतलब कार्बन एटम्स उसके साथ जुड़े हैं, ठीक है। इस तरह से ये तो हमारे पास है और पॉलीथीन की फॉर्मेशन। इस तरह से पीवीसी भी बनता है इस तरह से, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो आगे मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 7 में। पीवीसी भी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे पीवीसी पाइप्स वगैरह बनते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर की कवरिंग्स बनती हैं, तो वो सब भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से ही बनते हैं, ठीक है। इस तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करें तो कंडेंसेशन इसका उलट है, रिवर्स है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मोनोमर्स ऐड होते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, तो इसमें होता है एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जैसे कि वाटर। तो इसमें कोई सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, जैसे कि वाटर एलिमिनेट हो जाता है जी। वहाँ पर कोई एलिमिनेशन नहीं हो, यहाँ बस पाई बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं टूटता बल्कि सिंपल मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है बेक लाइट। बेक लाइट किसे कहते हैं, बेक लाइट होता है, ये बैक लाइट नहीं है, बस से बैक लाइट लिख देते हैं, तो लेकिन बैक लाइट बनता है बेक लाइट से ही है। बैक लाइट जो है वो बेक लाइट से बनता है। बेक लाइट क्या चीज़ है, बेक लाइट होता है हार्ड प्लास्टिक, जिससे बैक लाइट का कवर बनता है। हार्ड प्लास्टिक जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं बेक लाइट, ये सॉफ्ट प्लास्टिक होता है। इसी को बिहारी में हम लोग बोलते हैं कचकड़ा, कचकड़े की बॉल होती है हार्ड प्लास्टिक की, कचकड़े को बेक लाइट कहा जाता है। और इसी को कराची वाले बोलते हैं किरमिच, किरमिच की बॉल, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो वो अगर आप उनको बोलोगे ना कराची वाले कचकड़े का बॉल है, तो समझ ही नहीं पाया कचकड़ा है क्या, ये हम लोग बिहारी लोग बोलते हैं औरंगी में, बाहर उसको बोला था किरमिच की बॉल, ठीक है। तो सच एज वाटर, जैसे कि तो बेक लाइट की एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ बेक लाइट कैसे बनेगा। तो बेक लाइट के मोनोमर्स है 2, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो बहुत सारे फिनॉल और बहुत सारे फॉर्मेल्डिहाइड मिले हुए होते हैं, ये मोनोमर्स हैं। फिनॉल क्या होता है, कल मैंने आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताया था। तो बेंजीन के साथ जो OH लगता है ना, उसको फिनॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और ये फिनॉल है, मतलब देखा जाए डिटॉल में जो मौजूद होता है आपका, ये फिनॉल है। और दूसरा कंपाउंड हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है कि ये भी कंपाउंड एक है, इसको आगे हम डिस्कस करें नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्ट्रक्चर देख लो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन होता है, C डबल बॉन्ड और दोनों तरफ HH होता है, इस कंपाउंड को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये 2 मोनोमर्स इसके हैं। अब यहाँ पर इनसे मिलकर बनता है बेक लाइट, कचकड़ा जिसको बोलते हैं, हार्ड प्लास्टिक। वही हार्ड प्लास्टिक जो कि आपके पास जो स्विच में भी होता है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड के, है ना, बोर्ड में जो स्विच लगा होता है, बटन होता है ऑन ऑफ करने के लिए, फैन को, लाइट को, वो भी हार्ड प्लास्टिक होता है, कचकड़ा होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ना, ये 9 में पड़ा हुआ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब जिसको आप एक बार अगर हीट कर दें तो ज़ाया हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, वापस प्लास्टिक नहीं आ सकता। ये थर्मोसेटिंग है, ये इरिवर्सिबल प्लास्टिक भी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनता है कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के मिलाप से बनता है। अब यहाँ पे मिल नहीं पाएगा ये, जब तक पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर देखो, हर जगह पर 4-4 बॉन्ड सब जगह पूरे हो रहे हैं। हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, हर इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। तो जुड़ेगा कैसे ये, तो यहाँ पर से अगर यहाँ देखो तुम, तो इधर पर एक हाइड्रोजन है और इधर पर एक हाइड्रोजन, हर जगह ही हाइड्रोजन होगा, छुपा देते हैं। तो अगर इसको जोड़ना है इससे, तो एक हाइड्रोजन एटलीस्ट यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें, तब ये जुड़ेगा इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अब यहाँ से देखो, इस कार्बन को अगर जुड़ना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को निकाल देंगे। तो क्या होगा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बनाने की जो है वो इसके अंदर जगह बन जाएगी, एबिलिटी हो जाएगी। क्या होगा, ये पूरा H2O बाहर निकल जाएगा, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, H2 हो गया, H2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से और इधर से ये CH2 आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखा CH2 जुड़ गया, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे यहाँ पर हो गए, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। और फिर आगे बहुत सारे बेंजीन के बहुत सारे इस तरह से यूनिट्स हैं, CH2 फिर फिनॉल, CH2 फिर फिनॉल जुड़े होंगे, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जुड़े होंगे इसी। और नीचे इसलिए मैन लगा देंगे बस, इस स्ट्रक्चर बनाने के बाद। इसी को हम लोग कहते हैं बेक लाइट। ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बन रहा है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं टूट रहा, सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन हो रही है सिंपल मॉलिक्यूल की, जैसे कि वाटर एलिमिनेट हो रहा है। आगे बस समझे सबको। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? होमोलोगस 2 वर्ड से निकला है, ठीक है। एक हमारे पास वर्ड है होमो, होमो के मतलब होते हैं सेम, और एक वर्ड है लोगस।
लोगस के मतलब होता है रेशो, सेम रेशो वाली सीरीज। यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हर अगला मेंबर, आने वाला मेंबर एक सेम फिक्स रेशियो से CH2 के डिफरेंस से अलग हो रहा होता है, सेपरेट हो रहा होता है। हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 के फ़र्क से वाकिफ होता है। तो उनमें जो कि सेम रेशियो मौजूद होता है CH2 का, इसलिए हम उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज़, एक पूरी सीरीज़ चलती है। इसको हम सेम रेशियो भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 12 + 14 MFM 14 AMU के फ़र्क से मौजूद होता है। हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से 14 AMU ज़्यादा होता है। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अल्केन्स की बात कर लें, अल्केन मेंबर का पहला होता है CH4, दूसरा होता है C2H6, तीसरा C3H8, चौथा C4H10, पाँचवा C5H12। इतना देख लो। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो CH4 और CH2 में कितना फ़र्क है? CH2 का फ़र्क है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब इनके लिए दो में देख लो, CH2 का फ़र्क है, इन दो में देख लो, CH2 का फ़र्क है, इन दो में देख लो, CH2 का फ़र्क है। इसका मतलब ये हुआ कि हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 के फ़र्क से चल रहा है। पूरी सीरीज़ चल रही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसी को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज़, सेम रेशो वाली सीरीज़ चलती है। डिकेन तक और उससे आगे तक जाती है, 100 और उससे भी आगे तक चलती रहती है ये सीरीज़ पूरी। ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि 16 AMU का फ़र्क भी आ रहा होगा हर अगले में, हर अगला पिछले से 14 AMU ज़्यादा होगा, क्योंकि CH2 बढ़ रहा है ना, तो 14 AMU उसके मतलब बढ़ रहा है। अब एक और इसमें जो पॉइंट्स याद रखने के हैं वो याद रखने के लिए हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन सेम। याद रखो होमोलोगस सीरीज़ की हर कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल ये सारे के सारे सेम है, मतलब इन सबको अगर जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका मतलब केमिकली ये सबके सब सेम है, केमिकली दे आर सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी फ़र्क होगी सबकी। मिसाल के तौर पर सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी, सबके स्टेट्स डिफरेंट होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द सीरीज़, और सीरीज़ के डाउन द सीरीज़ क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रही होगी। जैसे टॉप से बॉटम जब हम जा रहे होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रही होगी, मतलब पेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी मीथेन से। इसलिए तो शुरू वाले जितने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, शुरू के जो 4 हैं वो क्या है? C1 से लेकर C4 तक ये गैसेस हैं। फिर C5 से लेकर C16 तक ये सारे के सारे लिक्विड हैं। फिर C17 से लेकर ऑनवर्ड्स क्या होते हैं? सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। इसका मतलब कि ये सारे के सारे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह से स्टेट में भी फ़र्क आ रहा है। कुछ शुरू वाले गैसेस हैं, उसके बाद जो है वो लिक्विड्स हैं, देन आगे सीरीज़ जो फर्दर आगे सीरीज़ चलती है वो सॉलिड्स आ जाते हैं सारे। इसका मतलब फिजिकली ये सब अलग है, बट केमिकली सेम है रिएक्शन के लिहाज से सीरीज़ के। समझ में आ गई बात सारी? ठीक। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? कि वो ग्रुप जो सबसे मेन फंक्शन सर अंजाम देता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी डेफिनेशन में नहीं करा रहा, सिर्फ अभी पहले समझो चीज़ों को कि फंक्शन ग्रुप क्या है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको एक सिंपल फॉर्मूला देखने में आएगा कि वो होता है R बॉन्डेड विथ Fg, ये होता है। नाउ व्हाट इज R क्या है? R होता है आपके पास अल्काइल रेडिकल। ये अल्काइल रेडिकल है, इसके बारे में हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि अल्काइल रेडिकल R है। यही अल्काइल रेडिकल को हम ये कह सकते हैं इट इज़ लॉन्ग कार्बन चेन। ये एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है जिस पर क्या होता है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जाकर अटैच होते हैं। इस अल्काइल रेडिकल की खुद इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसकी खुद अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये जैसे एक लॉन्ग कार्बन चेन होता है जिसके अंदर अटैचमेंट करते हैं डिफरेंट तरह के ग्रुप्स की, फंक्शनल ग्रुप्स की। अब ये जो लॉन्ग कार्बन चेन होता है ये होता है एक्चुअली CnH2n+1 ये होता है, और ये रेडिकल्स हैं, इनका एक बॉन्ड खाली होता है, इनको हम कहते हैं, इनको हम अल्काइल के नाम से पढ़ते हैं। जैसे CH3 हो गया, n=1 रखा तो CH3 हो गया, इसको हम लोग कौन सा रेडिकल कहेंगे? मिथाइल रेडिकल। n=2 रखा तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको इसके अंदर एक कार्बन का बॉन्ड खाली मिलेगा, चूँकि C2H6 होता है तो सारे बॉन्ड बनते हैं। C2H5 में एक कार्बन जो है वो एम्प्टी होगा। अगर n=3 कर दिया तो C3H7, इसको हम लोग कहेंगे प्रोपाइल। और इस तरह से ये ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल चलता रहेगा। ये
ये सारे लॉन्ग कार्बन चेन होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ चलो कार्बन चेन भी बना देता हूँ, ये अकेला कार्बन है, 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक खाली है, ये C2H5 है तो 2 कार्बन है, तो एक जगह पर इसमें बॉन्ड खाली होगी, एक जगह बॉन्ड खाली है, ठीक है। अब इसमें इस तरह से क्या होगा, 3 है तो 7 लगे में, एक जगह खाली होगा। ये सारे रेडिकल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर जुड़ेगा क्या, फिर यहाँ पर जुड़ेगा क्या, Fg। Fg क्या चीज़ है, ये दिस Fg इज़ एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप। लाजमी इसके साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या देगा, एक प्रॉपर्टी देगा। तो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which are responsible for all the physical and chemical properties of an organic compound is called functional group। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग प्रॉपर्टी देता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इथाइल रेडिकल ले लेते हैं, इथाइल रेडिकल आपका ये हो गया C2H5, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने C2H5 लगाया और यहाँ पर बॉन्ड खाली छोड़ा हुआ है, ये है इस वक्त इथाइल, ठीक है। अब अगर इस इथाइल के साथ अगर हम OH लगा देंगे, ये OH है एक फंक्शनल ग्रुप। इस OH के लगने से ये बन गया पूरा का पूरा अल्कोहल, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई कि अब इंसान अगर इसको पी लेगा तो नशे में आ जाएगा, उसको नशा चढ़ जाएगा, बिकॉज ये शराब बन गया। इसकी प्रॉपर्टी इस OH की है, मेन काम जो कर रहा है शराब बना दे रहा है, नशा डाल दे रहा है इस कंपाउंड में, दैट्स वाई ये फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन फंक्शंस अंजाम दे रहा है, जो मेन प्रॉपर्टी दे रहा है कंपाउंड को, ठीक है। इस तरह से अगर हम इस तरह से कहते हैं CH3, इस CH3 की अपनी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेकिन अगर इसमें डाल दें COOH तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड, ये बन गया सिरका। अब ये हो गया खट्टे टेस्ट का, अब आप इसको सूप में डालकर पी सकते हैं। ये COOH नहीं होता तो खट्टा टेस्ट, CH3 का कोई अपना कोई प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। इस तरह से अगर हम इस तरह कहें कि CH3 ले आएँ, उसके साथ यहाँ पर अब मैं लगा दूँ Cl लगा दूँ, अब ये बन गया इथाइल क्लोराइड, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। अब इसको तुम सूंघोगे तो बेहोश हो जाओगे, जैसे क्लोरोफॉर्म भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसका मतलब ये OH, ये COOH, ये Cl, ये लॉन्ग कार्बन चेन के साथ जुड़कर एक जो है वो फंक्शन सर अंजाम दे रहा है, एक मेन प्रॉपर्टी दे रहा है कंपाउंड को। दैट्स वाई ये सब क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और इसकी पूरी लिस्ट होती है फंक्शनल ग्रुप की पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई? चलो टाइप्स लिख लेते हैं, टाइप से लिख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स। अभी लिखना नहीं, सिर्फ सुनते रहो कितने सारे। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखते हैं, वो हमारे पास होता है एक्स उसको हम कहते हैं, इसको एक्स को कहला जाता है हैलाइड ग्रुप, ठीक है। पहला है हैलाइड ग्रुप। दूसरा हमारे पास होता है OH जो होता है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है SH हमारे पास जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं मर्सेप्टेन ग्रुप। उसके बाद हमारे पास होता है चौथा जैसे कि CN, साइनो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप। उसके बाद हमारे पास होता है NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। NO2 के बाद फिर हमारे पास छठा हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं NH2 हमारे पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, ठीक है। इस तरह से सातवां हमारे पास होता है OR को हम लोग कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। इस तरह से सातवें के बाद आठवां हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O और उसके साथ H, ये हमारे पास कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद नवा हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O उसके साथ R, ये हमारे पास कहलाता है कीटोनिक ग्रुप या कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद 10वां हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारे पास कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। उसके बाद 11वां हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O OR, इसको हम लोग कहते हैं एस्टर ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास 12वां होता है C डबल बॉन्ड O उसके साथ NH2, ये हमारे पास कहलाता है अमाइडो ग्रुप। उसके बाद हमारे पास 13 होता है C डबल बॉन्ड O और उसके साथ लगा होता है X, इसको हम लोग कहते हैं एसिड हलाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये फिलहाल इसके 13 हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसमें जो C डबल बॉन्ड O जिसमें सब में आ रहा है, C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप्स जो हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O सब में आ रहा है,
तो ये सी डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स जो हैं वो सारे के सारे इनको मिलाकर हम लोग कहते हैं देयर आर कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप्स। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ से पूरा स्टार्ट हो रहा है 8वां नंबर 10वां 11वां 12वां 13वां। ये सारे के सारे जो हाइलाइड है, हाइड्रोक्सी है, मरसेप्टन है, साइनो है, नाइट्रो है, अमाइनो है, अल्कोक्सी, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एस्टर हो गया, अमाइडो हो गया, एसिड हाइलाइड हो गया। ये सब के सब जो है आर के साथ जुड़ते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन के साथ जुड़ते हैं और इनका अलग नाम बनता है, अलग कंपाउंड बनती है, अलग प्रॉपर्टी बनती है। ये पूरा चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 है ये पूरा, ठीक है, जिसमें हम ये सारे ग्रुप को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसमें टाइप्स में लिखना सारे नाम।